हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एसएससी सीपीओ 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल की फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कौन से स्टेप पे क्या होता है, और जो भी मैं बताऊंगा वो मैंने अपने खुद के मेडिकल 2023 सीपीओ के मेडिकल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। अगर आपने बहुत सारी वीडियोस पहले ही देख ली है मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं आज ये गारंटी दे सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए, जो जिसमें अनफिट होते हैं लोग, और मेडिकल डेट भी बताइए लास्ट में। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे मार्कशीट कॉलेज की। और ये मेरा सेंटर था जहाँ पर मेरा सीपीओ 2023 का मेडिकल हुआ था, बीएसएफ जलंधर। ये था, यहाँ से एंट्री हुई थी सबसे पहले। फिर अंदर बैठा दिया था हम लोगों को इसी हेडक्वार्टर के अंदर। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं सर। वहाँ पर सभी को लाइन में बैठा दिया गया था। पहले तो उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया था, जो अपनी अपनी पेन लेके जाना और उसे फिल करना होगा। पूरा मतलब टाइम लग गया था 1 घंटे के आसपास। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लो अभी। सबसे पहले एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए इन सभी में से। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाना, वोटर आईडी हो या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक चीज ले जाना। अगर हो सके तो दोनों चीज ले जाना, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है 10th की मार्कशीट, ये जरूरी है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज अलग अलग हैं, तो दोनों चीजें होनी जरूरी है तुम्हारे पास। उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपने ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलवाया है मार्कशीट का, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएं। जैसे डी डी यूनिवर्सिटी में है ना, आपको ऑनलाइन मार्कशीट मिलती है, उसे प्रिंट आउट करवाने के बाद कलरफुल करवा लेना प्रिंट आउट। उसके बाद डीयू में जाके अटेस्ट करवा दें, वो साइन और स्टैम्प करेंगे जिससे कि वो अटेस्टेड हो जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री बहुत जरूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, ये अगर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट टाइम के अंदर का हुआ, टाइम इन्होंने डेट दे रखी है कि 3 साल का होना चाहिए, तो उस बीच का ही होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स का। और जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट थी उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ है वो भी नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आप जनरल में काउंट हो गए इसके बाद। ठीक है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये अगर आपने अप्लाई किया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। जो भी डीपीएसआई के लिए फॉर्म फिल करेंगे, अगर प्रेफरेंस देंगे डीपीएसआई का, तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। और अगर कोई अदर सर्टिफिकेट हो जिससे कि आपने एज रिलैक्सेशन लिया हो या कोई भी छूट ली हो, तो आप वो भी साथ लेके जाना। ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। अगर जरूरत होगी तो बाद में आप दे भी सकते हो। ठीक। ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट हो जाते हैं, फिर वो चेक करते हैं सभी लोग। वहां पर जो भी एक असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर होगा वो आपको बुलाएगा वहाँ सीट पे। उनकी सीट ऐसे करके तीन तीन चार होते हैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। वो आपको यहाँ पर एक चेयर होगी तुम्हारे लिए, वो यहाँ बैठे होंगे तो आपको बैठा लेंगे। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक एक करके चेक करेंगे पूरा। उसके बाद ये फाइल में रख देंगे। फाइल है ना, यहाँ पर एक रूम होता है जहाँ पर है ना आपके कंप्यूटर में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड होते हैं। वहां पर 3 4 लोग बैठे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और एसएससी की साइट पर अपलोड कर देंगे। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास है। अगर अगर कुछ भी दिक्कत है तो वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर आगे आगे की प्रोसेस आप नहीं कर सकते। कोई भी मेडिकल तुम्हारा नहीं होगा अगर डॉक्यूमेंट में फेल हो तो। ठीक है। ये हमारा डे 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में था। अब जो हमारा सेकंड डे होता है अब देखो ये एक वीडियो है। ये वीडियो मैंने बनाई थी उस समय जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा, तो ये चल रही है था, तो आप देख सकते हैं वीडियो, ये इस तरीके से वीडियो बनी थी। ठीक है। अब उसके बाद
अब है ना हमारा, जैसे मेडिकल होगा, मेडिकल में जो पहले दिन है ना मेडिकल होगा, उसमें सबसे पहले आपको एक्सरे के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे यहाँ पर मशीन लगी होती है, आपको पूरा लगा दिया जाएगा मशीन में, जैसे ये इनको लगा दिया है ना, इसी तरीके से सेम यही मशीन होती है वहां पर। और ये वाली मैडम, कोई मैडम होंगी, वो आपको पूरा यहाँ लगाने के बाद यहाँ पर एक मशीन होती है, इस मशीन से क्लिक करेंगे आपको, फिर उसके बाद आपको भेज देंगे दूसरे रूम में। आपका एक्सरे इस तरीके से चेक होगा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट है ना तुम्हें नहीं दी जाएगी, लेकिन अगले दिन पता चल जाएगा तुम पास हो या फेल हो। उसके बाद एक्सरे के बाद है ना यूरिन टेस्ट किया जाता है। वहीं पर वॉशरूम होता है, आपको ये इस तरीके से दे दिया जाएगा, इसमें यूरिन लेके आना। उसके बाद ये टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वहीं पर है ना डॉक्टर होगा ब्लड टेस्ट के लिए, तो आपको इस तरीके से ब्लड देना होता है। मतलब कि वो है ना खुद इस तरीके से मशीन होगी ये वाली, इस पे क्लिक करेंगे तुम्हारे हाथ पे, तो थोड़ा सा ब्लड अपने आप ही ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन खा पी के जाना, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ था एक लड़का, वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया था, जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी। तो आप खा के जाना, ये पहले दिन का है, इतना ही ज्यादा कुछ नहीं होता। पहले दिन मेडिकल में ये सारी टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद आपको है ना भेज दिया जाएगा, अपने अपने घर जा सकते हैं। तो पहला दिन है ना वो एंड हो जाएगा, तुम अपने अपने होटल जाओ और सो, ये होता है। और अगले दिन के लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो अच्छे से नींद लेना, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, और खाना भी अच्छे से खाना। अगर आपका वेट ओवर वेट में हो सकता है, तो आप खाना कम से कम खाएं, ठीक है। हो सके तो एक दिन मत खाना, ठीक है। और बीपी भी चेक होगा, तो बहुत लोगों का बीपी में दिक्कत होती है, तो खाना वगैरह अच्छे से जरूर खाना, ठीक है। तो अब डे टू स्टार्ट होगा, तो डे टू में मेडिकल चेकअप होता है, तो आप सभी को फिर दोबारा बुला लिया जाता है वहीं पर, अपने एडमिट एडमिट कार्ड लेके जाना। तो दूसरे दिन किस तरीके से मेडिकल होता है वो, क्योंकि जो सेकंड डे है ना वो मेन डे है। ये मान लो अगर इस दिन आप पास हो तो पास हो, ठीक है। उसके बाद ये मेडिकल से आप बच जाओगे। 2 ही दिन होते हैं हमारा मेडिकल, तो उसमें ना 4 डॉक्टर्स होते हैं, 4 या 5 डॉक्टर जितने भी हो सकते हैं, और कैंडिडेट्स को है ना जितने डॉक्टर होंगे उसके हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लो 4 डॉक्टर्स हैं, तो 4 ग्रुप्स बनेंगे पहले, ठीक है। तो अब हर डॉक्टर के पास एक ग्रुप होगा। उसके बाद है ना ग्रुप खुद ही इस तरीके से अ, उस सब ग्रुप बनाते हैं कि एक करीब 8 से 9 सब ग्रुप बना देंगे सभी लोग, क्योंकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 कैंडिडेट्स का ही चेकअप होता है। अब सभी को एक साथ तो नहीं बुलाएंगे रूम में, तो क्योंकि यहाँ रूम होता है और सभी स्टूडेंट्स बाहर बैठे होते हैं, तो उसमें से 7 से 8 कैंडिडेट्स को वो अंदर बुलाएंगे। और आपके सिर्फ आप है ना अंडरवियर में होंगे और कुछ नहीं पहने होंगे, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स हैं बाहर वेट करेंगे। तो शुरू के 7 8 स्टूडेंट्स हैं जैसे कि, उन लोगों को सबसे पहले चेक करें, तो ध्यान से देखते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब मेडिकल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी दिक्कत हुई थी, वेट का है। अगर किसी को ओवर वेट प्रॉब्लम है, तो वो कम से कम खाना खाए। खाना तो मैंने तो पिछली बार है ना, जब मेरा वेट था ना बहुत ज्यादा था, तो मैंने ना करीब 3 या 4 दिन खाना ही नहीं खाया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी, और मेरा बीपी भी हाई आ गया था उसके चक्कर में। तो खाना देख लेना अच्छे से, हिसाब से खाना, कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, बहुत लोग पूछ चुके हैं अभी तक मुझसे, क्या हम लास्ट मोमेंट में वेट कम करने के लिए दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? अगर खाएं तो कौन सी खाएं? तो वो दवाई दे रखी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन वो दवाई मत खाना, जो मैं सजेशन दे रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, बहुत लोगों ने दवाई, मतलब कि जब री मेडिकल मिला तो उन्होंने दवाई खाई, और 24 घंटे के अंदर अपना वेट कम कर लिया था। उनको पता चल गया ये बात। तो उसके बाद है ना वहां पर चेकअप होता है। अब है ना इसके लिए भी चेकअप होने लगे हैं। उनका तुम्हारा दोबारा ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपने कोई ना कोई दवाई ली है जिससे आपका वेट कम हो। तो उसके बाद वो फेल कर रहे थे पिछली बार ये, क्योंकि उनको भी, उन्होंने भी वीडियो देखी है, तो उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स कैसे वेट कम करते हैं, ठीक है। तो वेट का क्राइटेरिया क्या है वो देख लो एक बार, ये रहा कि क्या क्या वेट होना चाहिए। जैसे ये हाइट है, अगर आपकी हाइट 156 है और एज आपकी इस ग्रुप में आ रही है, तो आपकी 44 से 54 वेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें ±5 चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 54 से 59 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि ये वाला जो भी चार्ट है
72 है तो इसका 54 से 66 होगा, और ये वाला जो भी 23 से 27 है तो नहीं 55.5 67.5, ठीक है। ये आप वेट एक बार चेक कर लेना पूरा, पॉज करके वीडियो। उसके बाद एक डाउट होता है कि हाइट चेक होती है या नहीं होती। तो इसमें जब मेडिकल होता है तो आपकी हाइट चेक नहीं होगी, उसमें सिर्फ आपका वेट चेक होगा। जो हाइट है वो कौन सी वहां पर काउंट होगी, वो होगी जो हमने फिजिकल में काउंट हुई थी। और आपकी जो भी फिजिकल में जितनी भी काउंट हुई है वही रहेगी, इसके अलावा कोई भी हाइट नहीं नपेगी मेडिकल में, ठीक है। ये क्लियर है नहीं वाला डाउट? ठीक है, अब मैं मेडिकल चेकअप में क्या क्या चेक होता है वो चीज बताता हूँ क्योंकि ये सेकेंड डे की प्रोसेस है। सबसे पहले है ना वहाँ बीपी चेक होगा। जो आपका ब्लड प्रेशर है ना वो चेक करेंगे। इस तरीके से एक मशीन होती है, वो आपके हाथ में लगाएंगे और चेक करेंगे। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी फैमिली में किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी या है अभी, या आपको कोई पहले प्रॉब्लम थी बीपी की। ये वो क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें है ना सीधा मना कर देना डॉक्टर से कि हाँ नहीं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे घर में, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये आ गया है क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ, इस वजह से अभी मेडिकल से थोड़ी दिक्कत है, ये बता दें तो वो समझ जाएंगे। उसके बाद है तुम फिर भी 2-3 बार बाद में बुलाते हैं, डॉक्टर्स तुम्हें बुलाएंगे कि हाँ दोबारा बीपी चेक करते हैं। अगर तीन तीन चांस के बाद भी आपका बीपी नॉर्मल नहीं आया तो री मेडिकल दिया जाएगा। और री मेडिकल में बहुत दिक्कत होने वाली है। री मेडिकल है ना, इस बार बीपी वालों को हॉस्पिटलाइज किया गया था 3 से 4 दिन के लिए, और आपको ऑब्जर्व किया गया था अच्छे से। जिसके बाद है ना बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। अगर मतलब नॉर्मल अगर हो गया तो सही है, पास आ जाओगे। तो ये 3-4 दिन का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत भी होती है। तो कोशिश करना जब भी बीपी चेक हो तो अच्छे से खा लेना, क्योंकि पूरा अगर सेकंड चांस मिलेगा तब अच्छे से खा लेना। खाना वगैरह लेके जाना, केले वेले खाना। अगर आप खाना वगैरह अच्छे से खा लोगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फुट चेक किया जाता है जो थर्ड। तो उसमें इस तरीके से अगर ये ऊपर से इस तरीके से बना होगा तो आप पास हो, नहीं तो अगर ये हो जाता है फ्लैट फुट बिल्कुल स्ट्रेट होता है। वो पानी, अगर आपको फ्लैट फुट है तो पानी पानी होता है, उससे चेक करते हैं नॉर्मल तरीके से। अगर उनको डाउट है तभी चेक करेंगे, नहीं तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं। ये थर्ड पॉइंट होता है, ये देख लेना, ठीक है, फ्लैट फुट का। उसके बाद नौकनी होता है, ये नौकनी भी इसमें भी बहुत लोग फेल होते हैं। नौकनी जैसे नॉर्मल अलाइनमेंट है तो ये पहला वाला है, ये इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए बीच में। अगर आपका बहुत ज्यादा है गैप, बॉल एक्सिस से कहते हैं, इसमें भी फेल हो आप, ठीक है। नौकनी अगर यहाँ कोई गैप ही नहीं है तब भी आप फेल हो, ये दोनों में आप फेल हो जाओगे। इस तरीके से थोड़ा भी अगर गैप है तो आपको पास कर दिया जाए। अगर आपके नौकनीज हैं तो आप कोशिश करना इन दोनों पैरों को दूर दूर आपस से हटाने की कोशिश करना, जिससे कि थोड़ा सा गैप बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग पास हो जाते हैं। उसे जोड़ने की कोशिश मत करना, इस तरीके से जोड़ रहे हैं, दूर हटाना है, जैसे फोर्स लगाना अपनी खुद ही, तो पास हो जाएंगे, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो कैरिंग एंगल का, इसमें भी काफी लोग फेल होते हैं। जो उन्होंने मांगा है वो 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच मांगा है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल एंगल, ठीक है। तो अगर आपका इसके बीच में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का अगर इस तरीके से 5 डिग्री से कम है तब भी आप फेल हैं, अगर 15 डिग्री से ज्यादा है तब भी आप फेल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, अगर 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, फिर भी आप पास हो सकते हो। अगर ये है ना डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर कोई भी आपके हाथ में दिक्कत नहीं है, आपको पूरा चेक करेंगे, आपका हाथ है ना पूरा चेक करेंगे 15 से 20 डिग्री के बीच में, तो अगर 20 से ऊपर है तो आप फेल हो गए। फिर तो बहुत ही मुश्किल है वो पास करें। जो 15 से 20 है तो वो आपको इसके हाथ में देखेंगे, कोई भी अगर डिफॉर्मिलिटी उन्हें लगती है कि हाँ ये फेल होना चाहिए, और वो है ना मार्च पास्ट करवा के देखेंगे कि आपके हाथ सीधे चलते हैं, आप मार्च पास्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर कर रहे हो तो वो पास कर देंगे, 15-20 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है। ये डॉक्टर मेरा खुद है ना वो 18 डिग्री था एक हाथ का, तो मुझे पास कर दिया था, उन्होंने चेक किया था, मतलब 2-3 बार चेक किया था, उसके बाद पास कर दिया। अब है इसके बाद सिक्स्थ है वो है वेरिकोस व्हील्स।
और इसमें है ना बहुत सारे लोग फेल हो जाए। वेरिकोज वेन्स होती क्या है, सबसे पहले इस तरीके से ना गुच्छे बन जाते हैं। ये वेन्स है ना बहुत सारी एक जगह ही इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये है ना इस तरीके से दिखने लग जाता है, इसकी वजह से फेल हो जाए। तो आपको है ना, अगर आपको दिक्कत है तो इसका कोई सर्जरी या कुछ अगर है ऑप्शन तो वो करवा लें, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको, तो ये फेल कर देंगे। ये अच्छे से देख लेना अपना वेरिकोज। सेवंथ है बैकबोन। आपका जो बैकबोन है ये, वो स्ट्रेट होना चाहिए और प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। वो इसको भी चेक करते हैं, कुछ लोगों को दीवार में लगा के चेक करेंगे कि हाँ उसका स्ट्रेट है, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत है तो इसमें भी फेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें फेल किया नहीं किसी को अभी तक, ठीक है। एट्थ है, ये पूरा बॉडी चेकअप होता है कि ऊपर से मतलब पूरे शरीर को वो देखेंगे, हाथ का मूवमेंट देखेंगे, पैरों का मूवमेंट देखेंगे, शोल्डर का मूवमेंट देखेंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं, मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी कटा फिटा कोई भी चीज कहीं भी दिक्कत लगी, हाथ पैर या कहीं भी, चेस्ट वगैरह भी चेक करेंगे, गर्दन देखेंगे, ठीक है। ये भी पूरा चेक होता है, एक एक चीज चेक करते हैं वो। उसके बाद जो है ना बॉडी में अगर टैटू है, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। ये मेडिकल में इसमें भी फेल होते हैं। तो बहुत जगह है ना कि मेडिकल में टैटू होगा तो फेल हो जाए, ऐसा नहीं, कुछ जगह अलाउड है। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया, अगर कोई भी रिलीजियस सिंबल्स है या फिगर से जो जरूरी है, मतलब तुम्हारे रिलीजन में अलाउड मतलब करना जरूरी है, तो ही पास करेंगे। उनमें कुछ आर्मी के रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं, उसके बाद पास करते हैं। पहला ये हो गया कि लोकेशन ऑफ टैटूज देखते हैं कि टैटू है कौन सी जगह। पहली बात, सल्यूटिंग हैंड पे तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। अगर सल्यूटिंग हैंड पर है तो आप फेल हो सीधा, ठीक है। अगर इस जगह पीछे हाथ में है तो आप पास हो जाओगे। अगर इसके इसके पीछे साइड मतलब कि जहाँ सल्यूटिंग हैंड वहां दिख रहा है तो आप फेल हो जाओगे। बाकी की जगह कुछ है ना 1/4 ऑफ द बॉडी पार्ट दिखा जाता है, अगर 1/4 से कम है तो पास हो, नहीं तो फेल कर देगा, ठीक है। और छोटा होना चाहिए, ठीक है, साइज कम होगा तो ही है। अब क्वेश्चन होता है कि हम टैटू अगर हमारे हैं तो कैसे रिमूव किया जाए। तो मेरे भी पहले टैटू था, तो मैंने रिमूव करवाया। सबसे पहले मैं 2-3 डॉक्टर, दिल्ली में 2-3 डॉक्टर के पास गया। एक अपॉइंटमेंट के कभी 1500 रुपए होते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। तो लास्ट टाइम में मैं गया, मेडिकल से 2 मंथ बचे थे उस टाइम, तो मैं SS शहर के पास गया जो कि आगरा में है। तो उन्होंने है ना मेरा ये टैटू रिमूव कर दिया था एक ही अपॉइंटमेंट। उन्होंने लेजर यूज किया था। और ये माना जाता है अगर टैटू टैटू में इंक नहीं है तो आप पास हो। ये SS चैन ने बताया था कि अगर इंक नहीं बची, इतना रिमूव हो गया कि इंक नहीं दिख रही, तो आप पास हो जाओ, ठीक है। ये टैटू की फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नाइन्थ पॉइंट है ईयर्स का। ये चेक होता है ईयर्स। इसके लिए सबसे पहले आप वैक्स रिमूव करवा के जाना, क्योंकि वो इस तरीके से मशीन होती है, आपके कान में डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे वो कोई अगर कान में छेद वगैरह तो नहीं है। छेद उन्हें दिखा तो फेल कर देंगे। और कोई इधर उधर टक टक और कोई चीज करके नहीं देखते, सिर्फ मशीन से चेक करते हैं और उसके बाद पास कर देते हैं। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपके वैक्स है तो आपको रीमेडिकल दे देंगे। इसलिए पहले ही रिमूव करवा के चलना, ठीक है, रीमेडिकल से बचने के लिए। उसके बाद 10th है टीथ के बारे में। तो ये टीथ है ना वो सिर्फ काउंट करेंगे कि 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब 28 टीथ्स होने जरूरी है। अगर ये हेल्दी है और काउंटेबल है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, 28 होनी चाहिए। इससे प्लस हो तो भी पास हो, या 28 है तो भी पास, इससे कम हुए तो आप फेल हो जाओगे। अगर किसी के कीड़े वीड़े लगाए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीले हैं, कीड़ा है, कुछ भी है, तो वो चेक नहीं होता, सिर्फ काउंट करते हैं कि आपकी 14 डेंटल पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 11 पॉइंट होता है नोज का। DNS चेक होता है। अगर आपको है तो वो चेक होगा पूरा, अगर है तो फेल कर देंगे। और इससे बचने का एक तरीका है कि अगर आपको कोई कोल्ड वगैरह है तो उससे आप ना कोई नेजल ड्रॉप यूज कर लो मेडिकल जाने से पहले। जैसे ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ है ना, अगर इसे नोज में डाल लोगे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आप वो इतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर DNS है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप ये करके जाना मेडिकल से पहले। ये SSCN ने बताया था, मेडिकल प्री मेडिकल करवाने गया था मैं तब। तो ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं।
हाइड्रोसील और पाइल्स चेक होता है। इसमें ना बहुत सारे डाउट्स थे लोगों को कि किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, तो उसमें ना सेपरेट कैबिन होता है, उसमें तीन से दो या तीन कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाया जाता है। एक इस तरीके से कैबिन होगा, उसमें डॉक्टर दो लोग या तीन लोग खड़े होंगे और सामने डॉक्टर होगा। तो वो बोलेंगे अपने अंडरवियर उतारो, उसके बाद हाइड्रोसील और पाइल्स देखते हैं कि वो बोलते रहेंगे वो आपको करना है, वो आपको टच नहीं करेंगे, सीधा वो देख लेंगे, अगर उन्हें डाउट है तो पॉइंट्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है मेडिकल का, सबसे ज्यादा फेल होते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीपीयू में, वो आइज में ही फेल होते हैं। तो आइज वाला ये सेक्शन आप सबसे अच्छे तरीके से देख लेना, ये मैंने लास्ट में भी रखा है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आइज, अगर आइज आपकी दिक्कत है तो आपको फेल कर देंगे। उसमें री मेडिकल में भी कोई पास होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आइज बिल्कुल सही तरीके से चेक होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या अलाउड है। जैसे कि डिस्टेंट विजन, ठीक है, ये है ना 6/6 होनी चाहिए एक आइज, और दूसरी 6/9। अगर आपकी 6/6 दोनों आइज है तो आप पास हो। अगर आपकी एक 6/6 है, एक 6/9 है, तब भी आप पास हो। अगर दोनों ही 6/9 है तो आप फेल हो। ठीक है। उसके बाद नियर विजन, वो एक ऐसे देंगे मशीन सी, तो वो आपके ऐसे हाथ में होगी, तो आपको है ना पास, बिल्कुल पास करवा के पढ़वाएंगे। वहां पर कुछ लिखा होता है, पैराग्राफ होते हैं, 5-6 पैराग्राफ होते हैं। पहले बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, फिर छोटा सा छोटा सा छोटा, तो वो सारा पास करवा के चेक करवाते हैं। ठीक है, दोनों आइज का फिर चेक करवाएंगे। तो ये भी सही होनी चाहिए, और स्क्वांट नहीं होना चाहिए, हाई कलर विजन रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे नियर साइड में, फार साइड, आइरिश चेक, ये सब चेक होता है। लेकिन इसमें है ना पास हो जाए, अगर सही है तो पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैंडिडेट्स लेंसेज पहन के चले गए मान लो, तो वो वहां पता चलता है, वो तुम्हारे आईज है ना रब करके देख लेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा आपने लेंस पहन रखा है। ठीक है। तो कोई भी लेंस पहन के मत जाना कि सोच रहा हो कि लेंस पहन के उन्हें पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है डॉक्टर्स को। ठीक है। इस तरीके से जो वहां पर जलंधर में चार्ट था आइस के लिए, वो ये वाला था मेरे पास। जो ए, पहला AOX HVT, XAUVOTH XAUMT, ये वाला था। वो अगर आपने इतना पढ़ दिया तो आप पास हो ही जाओगे। ठीक है। ये लास्ट, ये वाला तो आप मतलब इतना पढ़ लोगे तो पास हो, VHAIXUY। ठीक है। इतना तो अगर आपको है प्रॉब्लम, तो एक तो है कि आप इतने सारे रट लो, यही होगा, यही चार्ट हर जगह होता है, और यही अगली बार हो। अगर उन्हें डाउट है पहले चार्ट में, अगर आप उनको डॉक्टर्स को डाउट है तो वो सेकंड चार्ट ये वाला होता है। इस चार्ट में वो पूछेंगे किस साइड है। ठीक है। तो ये वाला चार्ट भी देख लेना आप, ये वाला भी चार्ट कभी कभी पूछ सकते हैं। यही है, दोनों आप रट लेना। ठीक है। अब है, बहुत सारे लोगों का इससे डाउट था कि लेसिक सर्जरी, तो बहुत सारे लेसिक सर्जरी करवा लेते हैं। तो ये बोला है कि सीपीयू में नोटिफिकेशन में कि लेसिक सर्जरी करवा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर मशीन टेस्ट होता ही नहीं है। तो आप है ना, अगर आइज की प्रॉब्लम तो अभी से ही लेसिक करवा लो। किसी को कुछ नहीं वहां पता चलता, डॉक्टर्स को। आप है ना लेसिक करवा लोगे सही से, तो किसी भी अच्छे डॉक्टर्स को दिखा देना, कि बता देना कि मेरे आइज में इतना है, 6/12 है, तो 6/6 हो जाएगा। वो वहां पर लेसिक करवा के सही हो जाएगा। लेकिन किसी को बताना मत कि लेसिक करवाया। अगर तुमने बता दिया, तुम्हारा सीधा है कि हर चीज के लिए मना कर दो। कोई भी अगर उन्हें प्रॉब्लम है तुम्हें, उन्हें नहीं बतानी, तुम बताओगे तो तुम्हें फेल कर ही देंगे। ठीक है। इसके बाद मेडिकल चेकअप में होता है जो आइज के अंदर है, वो कलर ब्लाइंडेड टेस्ट। ठीक है। इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। इसमें है ना, कोई भी सही होने का तो है ही नहीं। अगर आपको बर्थ से ही ये प्रॉब्लम है तो आप फेल हो गई, क्योंकि इसमें तो कोई अभी तक टेक्नोलॉजी आई नहीं जिससे सही हो सको। इस तरीके से नंबर होते हैं, ये बुक होगी, वो बुक पढ़वाएंगे, इस तरीके से आपको नंबर दिखाई, एक ये 12 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा। तो आप ये है ना, जो भी दिख रहा है वो ही बताएं, 45, 73। कभी कभी ऐसे करके वो पूछ लेंगे, इसमें ये वाला है ना,
तो इसमें है ना कोई नंबर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, 10 है 20 है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो सीधा मना कर दो, नहीं तो आपको वो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं किसी में भी बोलना है, जिसमें दिख रहा है दिख दो, जो इसमें नहीं है नंबर। फिर ऐसे करके वो है ना तुमसे पेन देंगे तो इसमें कहेंगे जहां जहां ये येलो येलो है ना उसमें चला के दिखाओ, जैसे इस तरह चलवाएंगे, ये वाला येलो येलो पार्ट है इसमें चलाओ, इसमें चलाओ, ये इस तरह चलवा पूरा वो येलो येलो पे चलाएंगे तो उन्हें इससे पता चल जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है। ठीक है। अब इतना ही होता है, जितना भी मेडिकल में जो मेजर पॉइंट्स थे वो यही थे। इसके अलावा तो कोई भी चीज चेक नहीं होती, तो आपको डरने की बात नहीं। मेडिकल बहुत स्मूथली होता है। यहाँ अभी डर लग रहा है, लेकिन वहां पर मेडिकल इतना इजी लगेगा कि वो हो जाता है। मतलब कि तुम्हें बहुत चीजों में छूट मिल जाती है। डॉक्टर्स खुद चाहते हैं कि लोग पास हो जाएं, ऐसे कोई डॉक्टर फेल नहीं करना चाहेगा। तो मेडिकल की इतनी टेंशन मत लो। मेडिकल में बस जो अगर मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें सही कर लो। अगर कोई भी दिक्कत है, अभी तो टाइम है। ये मान लो मई के एंड में मेडिकल होगा, ठीक है। मई एंड में जाके मेडिकल होगा, इससे पहले होने की कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि 2-3 केसेस चल रहे हैं इस भर्ती पर। जैसे वो 144 कैंडिडेट्स को लास्ट टाइम में आउट कर दिया था, उन्होंने केस कर दिया है, ठीक है। और अभी हमारी फाइनल आंसर की आएगी, क्योंकि 4 क्वेश्चंस तो सीधे गलत दिख रहे हैं सभी लोगों को। तो इसमें है ना टाइम तो लगना है। मई एंड हो जाएगा या हो सकता है जून के स्टार्टिंग में हो, ठीक है। तो जब तक आप है ना सारे मेडिकल के पॉइंट सही कर लो। अब जो मुझे पॉइंट्स मिले थे उस समय, वो 4 पॉइंट्स थे। जब बीपी का दे दिया था, मैं पहले से ही कुछ खाया नहीं था 3-4 दिन से, इसके कैरिंग एंगल थोड़ा सा ज्यादा है। टैटू उन्होंने कहा था, मतलब कि ये मतलब मैं रिव्यू करवा दी, तो मैंने बोल दिया था ये रिव्यू करवा दिया है, टैटू था पहले। तो उन्होंने इसका कुछ पॉइंट लिख दिया था, लेकिन उन्होंने हटा दिया। और एक सर्जरी साइंस था। ये इन चीजों में मुझे है ना उन्होंने मेडिकल दिया था, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स दिए थे वो मेडिकल वाले दिन ही पास कर दिए थे उन्होंने, है ना। 2-3 बार मुझे दोबारा बुलाया, उन्होंने दोबारा चेक किया सारी चीजें। बीपी तो सेकंड टाइम में पास हो गया था। कैरिंग एंगल भी उन्होंने चेक किया, वो भी पास कर दिया था। टैटू में भी सब चीज पास कर दी थी पहले दिन, मुझे री मेडिकल नहीं मिला था। और उसके लास्ट में अब क्या होता है, मेडिकल पूरा होने के बाद आप लोगों को बाहर बैठा दिया जाता है, सबको चेकअप होता है, सभी लोगों को एक जगह पे बुलाया जाता है कि आ जाओ, आपका है ना अब रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। तो सभी लोगों को वहां पर बैठा दिया जाता है। तो उसके बाद है ना जिन जिन कैंडिडेट्स को पॉइंट्स मिले या अनफिट किया है, उन सब का नाम लिया जाएगा। और जो भी उन्हें पॉइंट मिला है वो उन सब के सामने बताया था कि ये आपको पॉइंट मिल गया, इसमें आपको पॉइंट मिला है। तो सभी लोगों, और जिसका नाम नहीं लिया गया वो समझो पास है। क्योंकि जो पास होते हैं उनका नाम नहीं लिया था, सिर्फ अनफिट और उनके पॉइंट देते हैं। वहां पर कमांडर वगैरह होते हैं, सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। और उसमें है ना जो जो फेल है उन लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप रीमेडिकली अप्लाई कर रहे हो या नहीं। अगर आपको रीमेडिकल करना है तो आप वहां पर है ना एक फॉर्म दिया जाता है रीमेडिकल के लिए, वो आप फिल कर दो, उसके बाद आप रीमेडिकल के लिए आ सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आप जा सकते हो घर पे, आप फेल हो, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। लास्ट में ये इतना था मेडिकल वाले दिन। और जो हम गए थे बीएसएफ जलंधर में, वहां पर है ना हमको सरप्राइज दी गई थी लास्ट में। सबसे लास्ट में नेशनल एंथम गाया गया। बहुत जोश से जो जो पास हो गए थे बहुत जोश से गाना गा रहे थे, ये नेशनल एंथम गा रहे थे। और भारत माता की जय स्लोगन्स थे। और उसके बाद हमारे लिए क्लैप्स की गई, सभी लोगों ने क्लैप्स की, जितने भी वहाँ पुलिस वाले थे और बीएसएफ जवान थे उन्होंने क्लैप की। बस जितना था पूरा मैंने एक्सपीरियंस अपना बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है मेडिकल या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा मेडिकल से रिलेटेड और सीपीओ से रिलेटेड। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।